आज का हमारा लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ लोकेशन से रिलेटेड। मेजर ऑफ लोकेशन जो है उन्हें हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। तो मोस्टली जो मेजर ऑफ लोकेशन यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास हैं अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और वेटेड मीन। मोस्टली हम जो है वो स्टडीज़ में ये मेजर ऑफ लोकेशन जो है वो यूज़ करते हैं, स्टडी करते हैं, या इन्हें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। और यही हमारे आज के लेक्चर का कंटेंट है। इस लेक्चर में हम जो है वो अनग्रुप्ड डाटा जो होता है, अनग्रुप्ड जो डाटा हमारा है उसके लिए हम अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और वेटेड मीन जो है वो किस तरह से फाइंड करते हैं और कौन कौन से जो है वो इनके मेथड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल जो हैं उनकी मदद से हम डिस्कस करते हैं कि अनग्रुप्ड डाटा के लिए जो है वो अरिथमेटिक मीन किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो अरिथमेटिक मीन जो है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के हमारे पास ये फार्मूला है, अरिथमेटिक मीन जो है इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। ये जो साइन हमें दिया गया है ये होता है सम ऑफ, समेशन का साइन है ये, सम ऑफ मजमुआ तमाम जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई हैं उन तमाम वैल्यूज का मजमुआ। और n हमारे पास होता है नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं वो टोटल वैल्यूज हैं कितनी। इनडायरेक्ट मेथड में हमारे पास दो फार्मूले हैं। अरिथमेटिक मीन का जो इनडायरेक्ट मेथड का पहला फार्मूला हमारे पास है वो है a प्लस सम ऑफ d ओवर n। a जो है वो एक ऑब्जर्व्ड जो है वो वैल्यूज में से हम सपोज्ड एवरेज लेते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस जो हमारे पास आते हैं एग्जामिनेशन में उनमें ये a जो है ये गिवन होता है हमें, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें a गिवन नहीं है तो हम ये जो है वैल्यू खुद सपोज कर लेते हैं क्योंकि ये एक सपोज्ड एवरेज है। और d जो है ये किस तरह से फाइंड करते हैं, जो ऑब्जर्व्ड हमारे पास वैल्यूज हैं x को में से अगर हम जो है वो सपोज्ड एवरेज a जो है वो माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाता है d। ठीक है। और अरिथमेटिक मीन का जो दूसरा फार्मूला है हमारे पास उसमें a प्लस सम ऑफ u। सम ऑफ u किस तरह से आता है कि अगर हमारे पास ये जो d है, d जिस तरह से हम फाइंड करते हैं d होता है x माइनस a, और अगर x माइनस a को हम जो है वो h से डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाता है u। तो अभी हम क्वेश्चन को जो सामने हमने लिख लिया है, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन जो हमने सामने लिखा है इसे सॉल्व करते हैं तीनों मेथड्स के जरिए, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के जो दोनों फार्मूले हैं इनकी मदद से हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हमें क्या चाहिए, सम ऑफ एक्स चाहिए हमें। तो सम ऑफ एक्स का हम अगर करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं, इन वैल्यूज को सिंपली हम जो है वो अगर जमा कर लें तो इन वैल्यूज को अगर मैं जमा करूं तमाम वैल्यूज जो मेरे पास दी हुई हैं तो मेरे पास आ जाता है 530। सम ऑफ एक्स मेरे पास आ जाता है 530। n है नंबर ऑफ वैल्यूज, तो 1 2 3 4 5, n मेरे पास है 5। ठीक है। तो अगर मैं फार्मूले में वैल्यूज पुट करूं, दोनों जो मुझे रिक्वायर्ड थी वो दोनों वैल्यूज मैंने फाइंड करनी है, तो मेरे पास डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। वो वैल्यूज हम फाइंड करके लिख लेते हैं जरूर, लेकिन पहले हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में ये जो सम ऑफ d है ये किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें हमें a की वैल्यू जो है वो नहीं दी गई। a की वैल्यू अगर तो हमें नहीं दी गई क्वेश्चन में तो हम क्या खुद सपोज एक कर लेंगे, क्योंकि a जो है ये एक सपोज्ड एवरेज होती है हमारी डाटा की। तो मैं भी जो है वो एक वैल्यू जो है वो सपोज कर लेता हूँ और d जो है वो फाइंड करते हैं। d के लिए फार्मूला क्या होगा, d किस तरह से फाइंड किया जाता है, d हमारा होता है x माइनस a। ठीक है। तो a क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, क्वेश्चन में जस्ट हमें ये वैल्यूज गिवन है। तो a जो है वो मैं फर्ज कर लेता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए a मेरे पास जो है वो
100 है, सॉरी 104 जो है वो सपोज कर लेते हैं हम। ए हमारा जो है वो 104 है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है तो इसलिए हमने ये वैल्यू फर्ज कर लिया है कि ये ए हमारा 104 है। ठीक है, तो डी वाला कॉलम जो है वो कैलकुलेट हम किस तरह से करेंगे। एक वैल्यू जो है वो मैं लिख के आपको बताता हूं कि x माइनस ए, अगर इस तरह से मैं हल कर लूं इसे, जो कि मेरे पास आ जाता है -2 -2 आ जाता है मेरे पास। इस तरह से मैं बाकी जो वैल्यूज हैं उनके लिए भी b फाइंड कर लूंगा। ठीक है, फिर जो है ये तो हमारे पास आ जाएगा, ए भी हमारे पास आ गया है, जो हमने फर्ज किया है वो सपोज्ड एवरेज है 104, तो डी वाला कॉलम भी हमारे पास आ जाएगा। इस मेथड से हम डी कैलकुलेट कर लेंगे तमाम वैल्यूज के लिए, तो मेरे पास सम ऑफ डी भी आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, ए चाहिए प्लस सम ऑफ यू चाहिए। तो जो u है वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, u के लिए फार्मूला होता है हमारे पास u इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर h। तो मोस्टली क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं या बुक में जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उनमें ये दोनों वैल्यूज, जो a वाली वैल्यू है वो और जो h वाली वैल्यू है वो भी मोस्टली क्वेश्चन में हमें गिवन होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज नहीं दी गई तो आप अपनी मर्जी से कोई भी जो वैल्यू है वो फर्ज कर सकते हैं। तो h जो है वो मैं सपोज कर लेता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास 10 है। अगर h जो है वो मेरे पास क्वेश्चन में हो 10, तो u किस तरह से फाइंड करेंगे, ये एक वैल्यू के लिए या वो मैं कैलकुलेट आपको करके बताता हूं। क्या करेंगे, x जो कि मेरे पास है 102 माइनस a मैंने फर्ज किया है 104 बटा x, h जो हमारे पास है वो क्या है 10। तो मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाता है -2 बटा 10। अगर इसे मैं हल करूं तो ये आ जाएगा -0.2 तकसीम करने से। इसी तरह से ये दोनों कॉलम की जो बाकी वैल्यूज है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, जो मेथड मैंने आपको बताया इस मेथड से, और फिर हम फार्मूले में रख के वैल्यूज देखते हैं कि हमारा अरिथमेटिक मीन का जो आंसर है वो डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड के जो दोनों फार्मूले हैं उनकी मदद से एक जैसा आता है। तो दोनों जो डी वाला कॉलम है वो भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है और यू वाला कॉलम भी कैलकुलेट कर लिया है। आपको मैंने तरीका जो है वो बता दिया कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन में आप डी फाइंड करेंगे और यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फार्मूले में मुझे चाहिए सम ऑफ डी का मजमुआ। ठीक है, तो डी की वैल्यूज को अगर मैं जमा करूं तमाम को, तो जो सम ऑफ डी है वो मेरे पास आ जाता है 10। इसी तरह फार्मूले में मुझे चाहिए सम ऑफ यू का मजमुआ मुझे चाहिए, तो अगर मैं इन वैल्यूज को कैलकुलेट करूं तो सम ऑफ यू मेरे पास आ जाता है 1.0। ठीक है, तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन का आंसर जो है वो क्या आता है। सम ऑफ एक्स मेरे पास कितना था 530 और n मेरे पास है 5, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों वैल्यूज जो है वो मैंने फार्मूले में रख ली हैं और सिंपली इन्हें डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखते हैं तो अरिथमेटिक मीन का आंसर मेरे पास आ जाता है 106। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है हमने कि ये ए फर्ज किया हुआ है, ए की जगह पे क्या आ जाएगा 104, सम ऑफ डी की जगह पे आ जाएगा 10, n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज है जो कि 5 है, तो कैलकुलेट अगर मैं करूं तो मेरे पास आ जाएगा 5
इनडायरेक्ट मेथड के पहले फार्मूले से भी अगर मैंने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया है तो मेरे पास आंसर आया 106। अब जो दूसरा फार्मूला है इनडायरेक्ट मेथड का, उसमें मैं वैल्यूज रख के तो कैलकुलेट करता हूं अरिथमेटिक मीन को। ए मेरे पास है 104, सम ऑफ यू जो है वो आ गया 1.0, एन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, और एच जो है वो मैंने फर्ज किया था कि एच मेरे पास है इस क्वेश्चन के लिए 10, तो एच की जगह पे रखते हैं 10। वैल्यूज मैंने फार्मूले में पुट कर लिया और आपको बता भी दिया कि किस तरह से वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करेंगे और फार्मूले में वैल्यूज किस किस जगह पे पुट करेंगे। अब इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि अरिथमेटिक मीन मेरा क्या आता है। तो जो दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है मेरा, उसके जरिए भी मैंने वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लिया, तो अरिथमेटिक मीन मेरे पास आ गया 106। अनग्रुप्ड डाटा में हमारे पास अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए दो फार्मूले हैं हमारे पास। उन दोनों फार्मूलों से भी मैंने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया है, जो मेरे पास 106 आया है। आप किसी भी तरीके से अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, सिंपली इसे हम मीन भी कहते हैं, औसत, हिसाबी औसत कहते हैं, तो आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो एक मरतबा मैं जो फार्मूले मेरे पास लिखे हुए हैं, इनमें जो वैल्यूज हमें दी गई हैं, मैं दोबारा से उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व किया है आप एक मरतबा आपकी भी इसमें रिवीजन हो जाए। फार्मूले में ये वैल्यू जो मेरे पास दी गई है, ये सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स, ठीक है। जो ये एन लिखा हुआ है ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज। ये जो वैल्यू है सम ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये एन जो है नंबर ऑफ जो वैल्यूज है हमारे पास, ये नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5। दूसरे फार्मूले में आ जाए इनडायरेक्ट मेथड वाले में, तो ये जो ए है ये हमारे पास है सपोज्ड एवरेज। ए हमारे पास है एक सपोज्ड एवरेज, जो क्वेश्चन में हमें गिवन भी हो सकती है, और अगर क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है तो ये हम दिया गया जो हमारा डाटा है उसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो सपोज कर लेंगे एज एवरेज, ठीक है। डी किस तरह से फाइंड किया जाता है, अगर आप x में से a को जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसमें से सपोज्ड एवरेज को अगर आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा d, और आप फिर उस कॉलम का जो है वो सम ले लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा सम ऑफ d। नेक्स्ट देखते हैं, ये u जो है हमारे पास, u हमारे पास किस तरह से आएगा कि अगर हम x माइनस ए को डिवाइड करते हैं h से, तो हमारे पास ये जो सपोज्ड एवरेज है इसके साथ हमने जो u बनाना है वो u किस तरह से फाइंड किया जाएगा कि आप जो है वो d की वैल्यू जो आपके पास आई है x माइनस ए, उसे अगर आप h से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास u आ जाएगा, और इस कॉलम का आप सारे कॉलम की वैल्यूज को जमा करेंगे तो सम ऑफ u आपके पास आ जाएगा। h हमारे पास ये भी एक जो अनग्रुप्ड डाटा है उसमें h जो है ये एक सपोज्ड वैल्यू है, लेकिन ग्रुप्ड डाटा में h जो है वो डिनोट करता है हमारी हाइट ऑफ इंटरवल, जो है हाइट ऑफ क्लास जो हमारी होती है h उसे डिनोट करता है। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है।
क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया है। अब हम मेजर ऑफ लोकेशन में जो दूसरा हमने जो है वो डिस्कस किया था, मीडियन, मीडियन किस तरह से फाइंड करते हैं अनग्रुप डाटा के लिए, एक एग्जांपल की मदद से हम वो देखते हैं। तो मेजर ऑफ लोकेशन जो है, मेजर्स ऑफ लोकेशन में मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन अगर हमने फाइंड करना है तो हमारे पास दो जो है वो फार्मूले हैं। एक फार्मूला हमारे पास होता है ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए और एक होता है हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए। ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज अगर हमारे पास ताक अदद है 1, 3, 5, 7, हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं वो 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, तो फिर हम ये फार्मूला यूज करते हैं। और अगर हमें जो है वो वैल्यूज दी गई हैं जो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जो वैल्यूज दी गई हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, अगर वो हमारे पास 10 हैं तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो इवन नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की मदद से हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह से हम मीडियन फाइंड करते हैं अनग्रुप्ड डाटा का। तो दो क्वेश्चन मैंने सामने लिखे हुए हैं, दो क्वेश्चन जो है वो लिखे हैं। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मीन फाइंड करते वक्त तो इस बात का ख्याल रखें या ना रखें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को, लेकिन मीडियन फाइंड करने से पहले आपने सबसे पहले जो बात याद रखनी है और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है, आप जो दिया गया डाटा है आपके पास, जो दिया गया डाटा आपके पास है उस डाटा को आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ आपने सारी वैल्यूज एक तरतीब में लिखनी है या बड़ी वैल्यू से शुरू करके छोटी वैल्यू की तरफ आपने तरतीब से तमाम वैल्यूज को लिखना है। तो हमारे पास जो डाटा दिया गया है उसमें अगर हम नोट करें तो हमारे पास वैल्यू है 88.03, 94.50, 95.05 और ये आ गया 84.60। इसका मतलब है कि ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया गया डाटा हमें उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं जो दिया गया डाटा है हमारे पास, जो दो क्वेश्चन मैंने सामने लिखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास मीडियन फाइंड करने के लिए दो क्वेश्चन मैंने सामने लिखे हैं। इन क्वेश्चन की वैल्यूज को जो है वो मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखूंगा और फिर मैं मीडियन फाइंड करूंगा उस डाटा का। तो अभी मैं इन्हें जो है वो एक तरतीब में लिख लेता हूं, फिर जो है वो मैं मीडियन फाइंड करता हूं दोनों क्वेश्चंस के लिए। तो दोनों क्वेश्चन की जो वैल्यूज हैं उन्हें मैंने एक ऑर्डर में लिख लिया है। ये देखें, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो मैंने सबसे पहले लिखी है 84.60, फिर 88.03 मेरे पास थी, फिर 94.50, 94.90, 95.05। इसी तरह से नीचे वाला जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी वैल्यूज जो है उन्हें भी मैंने एक सेम ऑर्डर में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि फार्मूले को देखते हैं। तो फार्मूले में हमारे पास क्या है, n+1/2। तो पहले तो नोट करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें कितनी वैल्यूज दी गई हैं हमें, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, 5 ऑड है। नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास क्या है, ऑड है। इसके लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो n की जगह पे हम रखते हैं 5। तो मेरे पास आ गया है आंसर, इसका आ गया 3। तो फार्मूले में हमने लिखा हुआ था n+1/2 वैल्यू मेरे, इसका मतलब है कि आपका ये जो 3 आया ये हमारा आंसर नहीं है। जो दिया गया डाटा है उसमें से हमने तीसरी वैल्यू देखनी है कि तीसरी वैल्यू कौन सी है, वो हमारे दिए गए अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन होगा। तो देखते हैं 1, 2, 3, ये जो तीसरी वैल्यू हमें दी गई है डाटा में, ये हमारा है मीडियन। दिए गए डाटा का मीडियन हमें क्या मिल गया है, 94.50।
मीडियन आ गया हमारे पास 94.50। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो मैंने सामने लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे हम देखते हैं कि दिया गया डाटा हमारा जो है वो एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। तो देखें हम गौर से, अगर तो ये एक ऑर्डर में है और इसमें वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज है हमारे पास। 10 जो है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए फार्मूला मैंने सामने लिख दिया है। तो n हमारे पास है 10, तो फार्मूला में जो है वो 10 पुट करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है हमारे मीडियन का। में वैल्यूज जो है वो मैंने पुट की हैं, मेरे पास कैलकुलेशन के बाद आ गई है 5th और 6th वैल्यू। तो जो दिया गया डाटा है उसमें से मैं 5th और 6th वैल्यू जो है वो नोट करके तो इस जगह पे पुट करूंगा। 1 2 3 4 5 6, ये 5 और 6, नंबर 5 और नंबर 6 पे मेरे पास है 89 और 90। तो फार्मूले में जो है वो मैं 5th वैल्यू और 6th वैल्यू जो है वो लिख लेता हूं। दोनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर लूं, क्योंकि दोनों के दरमियान में जमा है, तो दोनों को जमा कर लेता हूं मैं। वो आ जाता है मेरे पास 179, और जब 89.5 89.5 जो है वो मेरे दिया गया डाटा का जो है वो मीडियन है। कुछ बुक्स में जो है तो मेजर ऑफ लोकेशन जो है उनमें थर्ड जो हमारे पास चीज है वो है मॉड। मॉड को हम कहते हैं आधा उर्दू में, या मेजर ऑफ लोकेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं काफी देर से, इन्हें कहते हैं उर्दू में मरकजी रुझान के पैमाने। ठीक है, तो मरकजी रुझान का जो तीसरा पैमाना है हमारे पास वो है मॉड। मॉड फाइंड करने के लिए हमारे पास एज सच कोई फार्मूला तो नहीं है, सिंपल एक बात हमने याद रखनी है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होती है हमारी अनग्रुप्ड डाटा में, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू सबसे ज्यादा मर्तबा दोहराई जाने वाली कदर जो हमारे पास होती है रकम, उसे हम कहते हैं मॉड। तो 3 क्वेश्चन मैंने सामने लिखे हैं, उन 3 क्वेश्चंस की मदद से हम जो है वो मॉड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी मदद, उसमें हम देखते हैं कि हमारा मॉड क्या है, आधा क्या आता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये 2 4 6 3 1 2 3 4 7 11। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये जो 2 है ये रिपीट हो रहा है 2 मरतबा। 4 जो हमारे पास है वो भी रिपीट हो रहा है 2 मरतबा, और जो 3 है हमारे पास 3 भी 2 मरतबा रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज मेरे पास कौन कौन सी हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मेरे पास मॉड क्या हो गया, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्व करूं तो मॉड मेरे पास हो गया 2 3 एंड 4। ठीक है, मॉड मेरे पास आ गया 2 3 और 4। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि मॉड जो है वो 3 वैल्यूज किस तरह से आ सकती हैं, या 3 वैल्यूज हमारे पास अगर आ जाएं तो इनका मतलब क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास जो वैल्यूज दी गई हैं 11 17 52, इनमें अगर हम नोट करें तो हमारे पास ये 52 वाली वैल्यू जो है ये रिपीट हो रही है। 52 वाली वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में 2 मरतबा है। इसका मतलब है कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मेरे पास है 52। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर मैं मॉड फाइंड करूं तो वो मेरे पास आ जाता है 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि वैल्यूज जो है वो कौन सी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा।
तो इसमें मैं अगर नोट करूं तो मेरे पास ये 102 जो है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी हुई, 102। तीन डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं उन्हें सॉल्व करके मैंने मॉड फाइंड किया है। मॉड मेरा होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो अगर हम नोट करें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में तीन वैल्यूज जो हैं वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक थी और क्वेश्चन नंबर 3 में भी एक वैल्यू थी। तो मॉड तो हमारा यही है, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो हमने कह दिया, सबसे ज्यादा मर्तबा दोहराई जाने वाली रकम जो है वो तो यही है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, या ऐसा जब हो तो हम क्या कहते हैं। मॉड जो है वो तीन तरह का हो सकता है हमारे पास। नंबर 1 है हमारे पास जो अनग्रुप्ड डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन तरह की हो सकती है। पहली हम कहते हैं यूनिमोडाल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें एक आधा हो, मॉड का एक आंसर हो, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो है वो एक हो, तो उसे हम कहते हैं यूनिमोडाल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है बाइमोडाल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइमोडाल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, जब हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज जो हैं वो दो हों। यूनि का मतलब एक, बाइमोडाल दो जिसमें जो है वो मॉड हो, और थर्ड वन हमारे पास होती है मल्टीमोडाल। तो मल्टीमोडाल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यूज किसी भी ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा में आ जाएं तो वो हमारे पास होती है मल्टीमोडाल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर तो हमारे पास यूनि का मतलब है एक आधा हो, मॉड की वैल्यू एक हो, कोई एक फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारे पास हो अनग्रुप्ड डाटा में, तो वो यूनिमोडाल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइमोडाल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें दो जो है वो मॉड हो, और मल्टीमोडाल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी वो होती है जिसमें मोर देन टू मॉड्स हमारे पास हो, मतलब दो से ज्यादा आधा जो की वैल्यूज जो है वो हमारे पास जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन में हो उसे हम कहते हैं मल्टीमोडाल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्कस अभी हमने किया मेजर्स ऑफ लोकेशन में मॉड, और मॉड में मैंने आपको बताया है कि मॉड जो है वो एक वैल्यू भी हो सकती है और एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है, और ये भी पॉसिबल है कि आपका जो दिया गया अनग्रुप्ड डाटा है उसमें कोई भी फ्रीक्वेंट वैल्यू ना हो। तो जब कोई भी फ्रीक्वेंट वैल्यू हमारे पास नहीं होगी तो आधा मॉड उस क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हम उसमें लिखेंगे कि मॉड में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो आंसर में हम लिखेंगे कि कोई भी वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं हो रही, इसलिए जो दी गई डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कोई भी मॉड नहीं है। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक मीन।